No low है टोटल 9। चलिए, सभी को शुभ संध्या। और ये आज हमारी पहली क्लास है। विगत 2 दिन से क्लास होनी है, किसी कारणवश नहीं हो पाई। आज की हमारी ये पहली क्लास स्टार्ट होती जा रही है और पहला जो टॉपिक है हमारा है वो यूजीसी नेट एनटीए जिसे एग्जाम कराता है हर बार। फर्स्ट पेपर में यानी जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है, तो शिक्षण अभियोग्यता की शुरुआत आज हम पहले दिन से करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें देखिए हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने इससे पहले एग्जाम दिया है? अगर इससे पहले एग्जाम दिया होगा तो निश्चित रूप से आपने तैयारी की होगी, और तैयारी की होगी तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस की होगी। तो अगर मुझे कुछ पता चल जाएगा कि आपने पहले से तैयारी कर रखी है, कुछ प्रॉब्लम फेस की है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या होगा ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर दूसरी चीज क्या है कि जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है या पहली बार फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस हिसाब से अलग स्ट्रेटजी होती है। देखिए, अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम पहले से किसी घर पे रहते हैं, जानते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम पहली बार इस अंदर आते हैं तो हमें सारी चीजें जानना जरूरी होता है। सारे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर पहले से तैयारी करें तो आपको सिलेबस के बारे में सारी चीजें जानकारी होगी। अगर आप पहली बार आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपसे एक बार डिस्कशन होना है कि सिलेबस क्या है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि पढ़ाने जा रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ सिलेबस क्या है। देखिए, एक चीज आपको बताऊं, जो एग्जाम होने वाला है अभी तो कोई डेट आई नहीं है, जब भी आएगी तो एग्जाम के डेट में देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा पेपर नहीं है कि कोई एक किसी यूनिट नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, हर चीज इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें, दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, और हर पेपर के अंदर एक एक जो यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सभी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, पूरा ध्यान से भी नहीं। कभी कभी क्या होता है, मैंने अपने साथ ही देखा, अरे ये यूनिट नहीं जरूरी है, छोड़ दो इसको। आपने छोड़ दिया तो चांसेस इतना ज्यादा बन सकते, हो सकता है उस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया या उस कंटेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया। तो यूनिट नहीं छोड़नी है, और ना ही कोई पेपर में किसी चीज को इग्नोर करना। नहीं आता है तो ढूंढिए, भले आपको लगता है कि इस यूनिट से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उस हिसाब से पढ़िए, लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ब्लैंक स्लिप छोड़ के आएंगे तो फेल होने की संभावना ज्यादा है। आप लिख करके आएंगे तो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ सीख। तो चलते आते सबसे पहले फर्स्ट पेपर की फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर लास्ट टाइम जब आपने क्लास ली थी तो आपने उसमें सैम्पलिंग पढ़ाया था। हाँ, तो सर उससे आगे आ, पढ़ाएंगे या स्टार्टिंग से कुछ कर रहे हैं हम? ये मुझे लग रहा है कि ओल्ड बैच है कि न्यू बैच है, कुछ ऐसा समथिंग। ओके। अगर ये न्यू सर बैच मिक्स है है। तो अच्छा, मिक्सअप है। ओके, तो यस सर। ये हाँ, दो तो मुझे ये, चार स्टूडेंट्स। सर ये न्यू बैच है सर, ये न्यू बैच की क्लास है। हाँ, तो मुझे ये बताया गया कि न्यू बैच है, इसलिए मैं न्यू बैच के टीचिंग एप्टीट्यूड, और बाकी जो ओल्ड बैच का चल रहा है वो अलग से पढ़ाएंगे, उसका सैम्पलिंग के आगे शुरुआत करेंगे। ये न्यू बैच है सर, तो हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ेंगे। चलिए चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हम तो काफी, सर फिर जैसे जो आप सैम्पलिंग में चल रहा था ये न्यू, ओके, मतलब सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे फिर जो हम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे। जो आप लोग पढ़ रहे थे, जो ओल्ड बैच पढ़ रहा था, उसको किसी दिन और क्लास लेकर के, यानी टाइम थोड़ा सा मेरे को भी पहले देखिए ठंडी पहले का टाइम का अलग होता था, इस समय क्या है 7 बजे बिल्कुल घूमने का टाइम रहता है। तो थोड़ा सा टाइम में इसमें अगर चेंज हो जाए तो बेहतर होगा कि 7 8 से 9 हो जाए, क्योंकि इस समय बाहर भी जाने का टाइम होता है, तो इसी में से कोई टाइम सर ऐसा आपका निकाल। वॉइस ना ब्रेक हो रहा है सर। ओके, हाँ, तो इसी इसी बीच में कोई ठीक है टाइम सर, निकाल आगे लेंगे, नहीं रखते। इसी बीच में कोई टाइम निकाल लेंगे और टाइम निकाल के जो है क्लास कर लेंगे। ठीक है, अलग से मतलब 7 से 8 है तो 8 से 9 के बीच में करके क्लास ओवर कर देंगे। रिसर्च का वो जो छूट गया है, जो लेफ्ट हो गया है, वो सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे।
लिए सबसे पहले जो आज शुरुआत करते हैं उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि न्यू बच्चे आए हैं, नए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अलग अपनी चीज है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए देखते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्यों एनटीए ने या जो यूजीसी पहले से कराता था टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों इसमें इंक्लूड किया। तो आपको मालूम होगा कि जो एग्जाम कराया जाता है ये इसलिए कराया जाता है कि आप किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी ऐसा संस्थान जहाँ पे उच्च शिक्षा दी जाती है, वहां पर आप शिक्षण कर सके, इसलिए ये एग्जाम कराया जाता है। एक बेसिक एलिजिबिलिटी कराई जाती है कि आप इस योग्य हो गए। वो भी आपने देखा होगा कि अब नया रेगुलेशन आ गया, रेगुलेशन तो पहले ही आया था 2018 में, उसकी जो डेट थी वो अभी जून थी, जिसमें कहा गया था कि जून में से क्या होगा कि अब जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जो मान्यता और जो योग्यता होगी वो पीएचडी, और जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पीएचडी और नेट दोनों एलिजिबल होंगे। तो अब नेट करने के बाद में एक इसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि पहले आप कहीं भी जा सकते थे, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अब लिमिटेड कर दिया गया महाविद्यालय के लिए। लेकिन अवसर भी अभी भी कोई कमी नहीं। देखिए आपको एक सीट चाहिए, आपको सारी सीटें थोड़ी चाहिए, पहले महाविद्यालय ज्वाइन कर लीजिए, विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिए, और साथ साथ हो सकता है नेट जेआरएफ हो गया तो आप पीएचडी कर रहे हैं साथ में, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो इसलिए पेपर रखा गया ताकि आप बेहतर शिक्षण कर सके। देखिए शिक्षक कहा जाता है जन्मजात होते हैं और कोच कहा जाता है बनाए जाते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बताते बहुत बढ़िया, उनका समझाने का तरीका बहुत बेहतर होता है, और विद्यार्थी जो होता है उसको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आता है। और कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं कि जिनके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वो अपनी चीज को बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, सामने वाला जो लर्नर होता है वो उस चीज को समझ नहीं पाता। तो नॉलेज है लेकिन समझा नहीं पाते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप देखिए सॉन्ग राइटर दूसरा होता है, सिंगर दूसरा होता है, क्योंकि जो सॉन्ग राइटर होता है वो इतने बेहतर तरीके उसकी वॉइस नहीं है कि गा पाए, तो सिंगर अलग होता है, सिंगर अलग होता है, और देखिए एक्टर अलग होता है। ठीक है, एक्टर के ऊपर वो सॉन्ग जो है फिल्माया जाता है तो हमको लगता है कि जैसे एक्टर या एक्ट्रेस गा रही है, लेकिन सिंगर होता है। तो इस तरह से क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास नॉलेज तो होता है, बस उसको हम डिलीवर कैसे करें। तो ये डिलीवर करने की जो एप्टीट्यूड है, इस एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एनटीए एग्जाम कराता है। तो ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वो एप्टीट्यूड मेजर करना चाहता है, आपके नॉलेज को एक स्किल के रूप में मेजर करना चाहता है। तो इस पेपर के अंदर ये मत सोचिएगा कि जो वो क्वेश्चन पूछेगा वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछेगा, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर वो क्वेश्चन पूछेगा, वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करके पूछेगा कि क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे नहीं आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, या एक शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, अच्छा बेस्ट कैरिकुलम कैसे डिजाइन करें, शिक्षण का ऑप्टिमम एम क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन वो क्रिएट करके पूछेगा जिससे कि आप ये समझा सके, आप ये बता सके कि इस मेथड या इस चीज का उपयोग करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल बनाया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जा सकता है, ऐसे कैरिकुलम डिजाइन किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है स्किल, इसीलिए वो टेस्ट करना चाहता है कि किसी शिक्षक को रख तो लिया गया, लेकिन अगर उसमें नॉलेज है और पढ़ाने की कला नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड क्या है, कैपेसिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। टीचिंग क्या, शिक्षण अलग चीज। देखिए दो शब्द जुड़ा हुआ है, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। तो टीचिंग क्या है, एक कला है, शिक्षण है, शिक्षण मतलब ज्ञान आदान प्रदान करना शिक्षण कहलाता है। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड इज कैपेसिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन, किसी विशेष कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे अभियोग्यता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। तो टीचिंग के साथ जुड़ गया, तो टीचिंग को परफॉर्म करने की योग्यता। इसीलिए जो जन्मजात होते हैं वो तो पढ़ा लेते हैं, जो जन्मजात नहीं होते उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए आपने देखा होगा बीटीसी, बीएलएड, बीएड, एमएड ऐसे कोर्स चलाए जाते हैं। ये कोर्स क्या होते हैं, ये सिखाते हैं कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाइए, आपको कैसे पढ़ाना सिखाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए जिससे आप पढ़ा सकें। तो ये पढ़ाने की कला सिखाते हैं आपको। तो ये एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए फर्स्ट पेपर आपको पढ़ाया जाता है। फर्स्ट पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट है। अब देखिए एक चीज और, पहले दिन है तो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि जो पेपर है उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं पेपर में, अभी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, उसमें सब चीजें जो लिखी हुई हैं वो सब चीजें आप जो हैं फेस कर चुके हैं। आपने टीचर को भी देखा है, आपने स्टूडेंट आप रहे ही हो, आप हो सकता है शिक्षक भी हो बहुत सारे, जैसे मैं जानता हूँ इसमें से, जैसे ओमकार गिरी, नाथ गिरी में पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, तो योग सिखाते भी हैं, तो बहुत शिक्षक भी हैं आप। ठीक है, तो शिक्षक तो आप पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं,
तो आप सब चीजें जानते हैं, यानी आप शिक्षक की भूमिका में भी रहे हैं, आप लर्नर की भूमिका में भी रहे हैं, और आप क्या है, पाठ्यक्रम बनाने की भी भूमिका रहे हैं, जैसे क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, ये आप जानते हैं। और साथ साथ आप पर्यावरण की भूमिका में भी रहे हैं। पर्यावरण मतलब कि कैसे क्या करना है, किस तरह से इन्वायरमेंट को बना के रखना जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखे, ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करके रखना जिससे क्या है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये चारों चीजों से आप अवगत हैं। लेकिन यूं कहा जाए कि जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं शुरू से लेकर के टीचिंग करने, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से हो चुकी हैं, आप उससे फेस कर चुके हैं, आप जान चुके हैं। बट क्या है, उसको फॉर्मल नहीं, कैसे कहते नहीं, आप खाना बनाना जानते हैं, हाँ जानते हैं, लेकिन हमें बताइए कैसे खाना बनाना है, तो आपको बताने में प्रॉब्लम होगी। अरे क्योंकि आपने उसको लर्न कर रखा है, आपने उसको याद नहीं किया है, उसको पढ़ करके नहीं याद किया, इसलिए बताने में दिक्कत होती है। और जो होम साइंस पढ़ के आया वो बताने में आसानी होगी, करने में उसे दिक्कत। तो इन सारी क्रियाओं से आप अवगत हैं, इसलिए जब आपको बताया, एक चीज और कहा जाती है, जब आपने कोई चीज पहले से सीख रखी हो, जैसे कोई डांस है, उसने कभी ना सीखा हो, तो उसको डांस सिखाया जाए तो उसे आसान होगा। लेकिन पहले से कोई डांस करना थोड़ा बहुत जानता हो, लेकिन गलत स्टेप जान गया हो, तो उससे अगर डांस सिखाया जाएगा तो उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ जानता है, उसे नई चीज सिखाई जा रही है, तो मैं भी थोड़ा बहुत उसको पुरानी चीजों से वो छोड़ करके नई चीजों अडॉप्ट करने में मुश्किल होगी। लेकिन जो जानता ही नहीं है उसे लर्न करना आसान होगा। तो आप चूंकि इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, आपके पास ओल्ड एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें हैं, और कंफ्यूजन यही होता है जब क्वेश्चन पेपर में हम जाते हैं और देखते हैं आंसर आता है, क्योंकि हम उस प्रोसेस से निकल चुके हैं, तो हमें लगता है ये नहीं, ये होगा। हम अपने कहते हैं अपने इमोशंस को हावी हो जाने देते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हावी हो जाने देते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर वही गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम इमोशंस पे नहीं चलता है, एग्जाम आपके नॉलेज पे चलता है। ठीक है, तो उस इमोशंस से बाहर निकल के नॉलेज पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में शुरुआत कर देंगे आज से। ठीक है, चलिए मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और सिलेबस आपके पास होगा भी वैसे। तो एक सेकंड, आप लोगों को विजिबल है सिलेबस स्क्रीन मेरी? हेलो? जी सर। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये पहली यूनिट है, और पहली यूनिट में लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। यूनिट क्या है, ये एप्टीट्यूड स्किल चेक करने, कैपेसिटी चेक करने की, आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहले आता है टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। ठीक है, और फिर उसकी विशेषताएं क्या और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ये टीचिंग की। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट, एक शिक्षण के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ये सामान्य सी चीजें पूछी गई। उसके बाद में लर्नर, यानी जो जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं, अधिगमकर्ता, लर्नर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। फिर लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर। अब इसमें पूछा गया, देखिए शिक्षण प्राइमरी से शुरू होता है, यदि छोटा बच्चा सीखता है, और फिर हम जिस अवस्था में हम लोग एडल्टहुड या एडोलसेंस, यानी या तो किशोरावस्था या तो प्रौढ़ावस्था, यानी 18 साल 20 साल से ऊपर है, 25 साल के हैं तो हम किशोरावस्था से ऊपर आ चुके हैं। तो ये चूंकि एनटीए जो एग्जाम कराता है वो हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए कराता है, इसलिए इसमें जो चीजें पूछी गई हैं वो लर्नर के एडोलसेंस से जुड़ी हुई, यानी किशोरावस्था से जुड़ी हुई चीजें पूछी गई, कि किशोरावस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, एडल्ट कैसे लर्न करता है। देखिए बच्चे के लर्निंग में और एडल्ट के लर्निंग में वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एडल्ट कैसे लर्निंग करता है, तो उसकी सारी चीजें, उसकी विशेषताएं पूछी गई, जैसे उसकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव क्या है। फिर आगे पूछा गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है। आपने देखा होगा एक क्लास में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसी में से कोई फर्स्ट आता है, उसी में से कोई फेल भी हो जाता है। एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही टाइम पे पढ़ाता है, एक ही सिलेबस से पढ़ाता है, फिर ऐसा क्यों होता है? ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में फिर नीचे आइए, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग टू टीचिंग रिलेटेड टू, कुछ ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं शिक्षक को। ठीक है, तो उसमें देखिए दिया हुआ टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूट। इसमें दिया हुआ कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें पढ़ना है, एक शिक्षक पढ़ना है, शिक्षक कैसे प्रभावित करता है, फिर लर्नर कैसे प्रभावित करता है, फिर सपोर्ट मटेरियल यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे प्रभावित करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन यानी किस मेथड से पढ़ाया जाता है वो कैसे प्रभावित करता है, लर्निंग का इन्वायरमेंट। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा बताता चला जाता हूँ। जैसे टीचर है, अब कोई कह दिया जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम जी आए हैं और वो लेक्चर लेंगे, तो
भीड़ लग जाएगी। क्यों? उनके प्रति एक सम्मान का भाव है लोगों में, उनके प्रति एक जिज्ञासा का भाव है, उनकी एक फेम इतनी है कि लोगों को तुरंत उनके पीछे पड़ जाएंगे। उनके लेक्चर सुनने के लिए जिस बच्चे को आप क्लास में चुप कराते हो, जिस बच्चे को बुलाना पड़ता है, वो बच्चा ऑटोमेटिक भाग के आएगा उनको सुनने के लिए। तो टीचर भी प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए आपने सुना होगा आनंद 30 सुपर 30 के आनंद, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले फेमस हुए थे खान सर, अभी भी हैं, वैसा नहीं की। तो पढ़ाने के टीचर जो होता है उसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं, और उसके इतना प्रभावित होते हैं कि उसकी वजह से आगे बढ़ जाते हैं। चाणक्य का आपने नाम सुना ही होगा। फिर लर्नर सीखने अधिगम करता कैसे प्रभावित करता है? देखिए केवल टीचर से ही सब नहीं हो जाता, अधिगम लर्नर भी होता है। अब ऐसा नहीं कि सब विवेकानंद बन गए, सभी नहीं बन पाए, विवेकानंद बनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो लर्नर के अंदर कौन सी? फिर सपोर्ट मटेरियल ही होता है। सपोर्ट मटेरियल आपने देखा होगा इस समय न्यूज़पेपर में ढेर सारी चीजें आती हैं। किसी ने माँ बाप ने बच्चे के लिए कुछ बेच दिया, किसी ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बच्ची आम बेच रही थी और कोई बिजनेसमैन आया उसको पैसे दे गया कि लो अपने लिए मोबाइल, अपने लिए स्टडी मटेरियल खरीद लो। तो सपोर्ट मटेरियल अगर हमारे पास नहीं, हम पढ़ना चाहते हैं, घर पे बैठे हुए हैं और मोबाइल नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज कैसी हैं? वही हमें इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा है वो किस तरीके से दिया जा रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। आप कोई साइंस का बच्चा है, उसे ऑनलाइन का लैब का आप नहीं सिखा सकते, ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट नहीं सिखा सकते। उसके लिए लैब ही अगर होगी तब बेहतर तरीके से सीख पाएगा। लैब नहीं होगी तो घर पे बैठ करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई डांस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको परफॉर्म किया जा सके, लैब की एक्टिविटी लैब में ही की जा सकती है। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग का इन्वायरमेंट कैसा? बहुत लोग घर पे बैठे हैं, सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं कहीं बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि वहाँ लर्निंग इन्वायरमेंट रहता है, सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किताबें होती हैं, तो माहौल लगता है। घर पे सो जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन आपने देखा होगा कितनी मारामारी रहती है, कोई कहता है IIT में पढ़ना, IIM पढ़ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद में मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षण करने की विधियां कौन सी है? विधियां बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। विधियां एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, इसलिए देता हूँ बार बार एग्जाम्पल, आपको वो चीज याद आ जाए। कि जैसे किसी को कार चलाना सिखाना है, 4 व्हीलर चलाना सिखाना है, तो 4 व्हीलर चलाने के लिए टीचर आए और क्लास में आके बता दे कि यार हम 4 व्हीलर चलाना सीखेंगे, और PPT खोले और PPT खोल के दिखा दे, और उसके बाद में एक वीडियो जो है क्लिप प्ले कर दे और वीडियो दिखा दे, तो क्या हम कार चलाना सीख जाएंगे? नहीं सीख सकते, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल, जो फिजिकली करके दिखाना होता है। उसके बाद में कुछ मेथड्स हैं, जैसे कुछ टीचर सेंटर हैं जो शिक्षक केंद्रित होते हैं, कुछ विद्यार्थी केंद्रित होते हैं। फिर उसके बाद में ऑफलाइन, ऑनलाइन, आज के समय में काफी पॉपुलर है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो रही है, या कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है तो कैसे वो सीख सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मैंने आपको सिलेबस बताया। देखिए सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी चीजें पता चल गई होगी। शिक्षण क्या है? आप क्लास में गए हैं, पढ़े हैं, पढ़ाएं, आपको मालूम है शिक्षण क्या है। अधिगम करता, अधिगम क्या है? एडोलसेंस क्या? आप एडोलसेंस की एज में हो, नहीं है, आप एडल्टहुड में एंट्री कर गए होंगे, यानी 20-22 साल से ऊपर हैं। तो एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस की प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, उसकी कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन कैसे प्रभावित होता है, एकेडमिक कैसे प्रभावित होता है, इस चीज से आप फेस कर चुके। अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको मालूम होगा कि पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी। आपने देखा होगा किताब लेके पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं, लेक्चर लेते हैं, ट्यूटोरियल होते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, प्रोजेक्ट, दुनिया भर की चीजें। अगर आप विद्यार्थी हैं तब देखा, और शिक्षक होंगे तो आपने यूज किया होगा। इसके सिवा क्या है? मेथड के बाद इवैल्यूएशन चीजें, मूल्यांकन कैसे होती है? आपने परीक्षाएं दी होगी, सेमेस्टर वाली भी दी होंगी, आपने ईयरली एग्जाम भी दिए होंगे, आप और इसके साथ एंट्रेंस एग्जाम भी आपने दिया होगा। तो कुल मिला के इसमें ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि जिसको आपने यूटिलाइज ना किया हो। हर एक चीज पढ़ रखी है आपने, तो जो चीजें आपने पढ़ रखी है उसको क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करके, और न्यू जो चीजें होती है, तो टीचिंग लर्निंग क्या होती है मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ। आप जब CBSE की या NCERT की जो बुक होती हैं उनको आप ओपन करके देखिए कभी बच्चों की बुक में, उसमें लिखा होता है कि पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा। फिर नई बुक में ओपन करते हैं और देखते हैं तो क्या होता है, लिंकिंग होता है, यानी ओल्ड पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना।
क्योंकि ज्ञान कोई बेकार नहीं होता। पुराने ज्ञान से अगर नवीन ज्ञान जुड़ जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो आप जल्दी सीख पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको रिपीट की कि आपने सारी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। आपको क्या करना है, उस जो नॉलेज है उसको अब सिस्टमेटिक कर लेना है, उस नॉलेज को आपको संगठित कर लेना है, उस नॉलेज को आपको फॉर्मल रूप में अडॉप्ट कर लेना है, ताकि आप एग्जाम जो है बेहतर दे पाए। उस नॉलेज से बायसनेस को हटा देना है, उस नॉलेज से जो गलतियां, जो सुनी सुनाई चीजें आपके मन में आ चुकी हैं, तो वो चीजें हटा। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं मेन चीज पे। आज जो हमें पढ़ना, देखिए सिलेबस ही मायने नहीं रखता है, चीज और आपको बताऊं क्या मायने रखता है। सिलेबस के साथ मायने रखता है क्वेश्चन पेपर के साथ मायने क्या रखता है, एक्सपीरियंस। दो चीजें आपने सुना होगा कि जो जितने भी एग्जाम क्रैक करते हैं, एग्जाम क्रैक करने के बाद लोग उनसे पूछते हैं, अच्छा भैया आप बताइए कि आपने कैसे क्वालिफाई किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, हम भी वैसे तैयारी करें। क्यों पूछते हैं, अरे सिलेबस है। लेकिन हम पूछते क्यों इसलिए पूछते हैं कि ताकि गलतियां न करें और हम बेहतर चीज को अपनाएं। आपने देखा होगा एस्पिरेंट वेब सीरीज आई थी, उसमें कहते हैं जो आप अच्छे शिक्षक से तो सीखते हैं, जो फेलियर उससे भी सीखिए। क्यों, क्योंकि जो फेलियर हुआ आखिर हुआ क्यों, उससे अगर आपको पता चल जाएगा तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। तो एक्सपीरियंस, लेकिन उसके साथ क्या, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर क्या बताता है आपको आपकी लिमिट बता देता है। अब इसमें लिखा हुआ है टीचिंग, इसमें लिखा हुआ है टीचिंग लिखा हुआ। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खोल के देखो तो उसमें क्या है, टीचिंग से पहले एजुकेशन के बारे में बहुत बात पूछा गया। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, एजुकेशन की परिभाषा भी आ चुकी है। अब बताओ, अब टीचिंग के अंदर तो ऐसा है नहीं, एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में पूछा गया। यहाँ लर्नर के बारे में केवल लिखा हुआ, वहां लर्निंग के बारे में पूछा गया। इसमें इवैल्यूएशन नहीं लिखा हुआ डिटेल से, वहां इवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया। यहाँ टीचिंग के लेवल लिखा हुआ है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, लेकिन वहां ब्लूम की टेक्सोनॉमी और जो है इसके सिवा टीचिंग के स्टाइल के बारे में, टीचिंग के मॉडल्स के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है कुछ और, लेकिन वहां तो और ब्रॉड पूछा गया। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लेते हैं पेपर पेंसिल और जो है टिक लगाते चले जाते हैं कि ये देखिए ये सिलेबस है, हमने इतना कवर कर लिया, हमने इतना कवर कर लिया और पूरा कवर कर लेते हैं। और बाद में क्या पता चलता है कि ये तो भाई कवर कर लिया, एग्जाम में गए कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, एक्चुअली हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सर्च किया ही नहीं, हमने उसको ढूंढा नहीं। हमने उसको ढूंढा होता तो हमको पता चलता कि जितना हम सोच रहे हैं उससे कई चीजें ब्रॉड में होती हैं। ठीक है, ब्रॉड में क्यों होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें समाहित होती है। जैसे आप कह दीजिए कोई शिक्षक है, मैं शिक्षक हूं, तो शिक्षक होने का मतलब क्या हुआ, शिक्षक होने से पहले एक आदमी भी तो हूं मैं, मेरी भी एक सोसाइटी है, मेरा भी एक सोशल कैपिटल है, मेरी भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने साथ एक शिक्षक की भूमिका के साथ और भी कई सारी भूमिकाओं को लेकर के आया हूँ। तो इसी तरह जो सिलेबस होता है उसके अंदर और भी कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर खोल के देखेंगे तो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या क्या सारी चीजें आती हैं। ठीक है, मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, आज एक बहुत मजेदार मेरे साथ चीज हुई। मजेदार चीज ये हुई कि मैं इसके पहले मैंने क्लास पढ़ाई है, फिर मैंने रिपीट की है, तो मैं उसमें एक पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। मैंने पीडीएफ पे बना रखा है और उसी में पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। पीडीएफ जो मैंने कैसे बनाया, मैंने क्या किया था, पिछली बार बताया भी था कि जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर आए थे उन क्वेश्चन पेपर को मैंने स्टडी किया, उनसे मैंने मैटर निकाला और मैटर निकाल के मैंने उसको अपने पीडीएफ में सिस्टमेटिक रूप से कर दिया, और जो चीज कमी रह गई थी उसको मैंने ऐड कर दिया। इस तरह मैंने पीडीएफ बना दिया, पीडीएफ बना रखा है। फिर मैं आज सोचा कि आप लोग नए बच्चे आए हैं, न्यू बैच है, तो न्यू बैच में क्या है, थोड़ा नए तरीके से पढ़ाएंगे, फिर से पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। तो कोई पुराना जुड़ेगा, कहेगा वो सर पहले से वही जैसे पढ़ाते थे वही पढ़ा रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, ऐसे ही बोरिंग सा। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा बैठा, मैंने कहा लो दिमाग लगाया, आप जैसे आप सभी लोग दिमाग लगाते हैं। मैंने दिमाग लगाया, मैंने ऑनलाइन डाला टीचिंग एप्टीट्यूड पीपीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड पीडीएफ। मैंने सोचा कुछ मैटर मिलेगा, कुछ कट पेस्ट करके बना दूंगा। मैं कम से कम 1 घंटे परेशान रहा, 1 घंटे परेशान रखने का मुझे इतना कचरा मिला, इतना कचरा मिला, इतने कचरे में कोई ये कोई वो बहुत सारी चीजें मिली। और बहुत सारी चीजें मिलने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा इससे लाख गुना अच्छा मेरा पीडीएफ। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि अपनी चीज की अपने मुझसे पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अपनी प्रशंसा कर भी सकते, ऐसा कोई मना ही नहीं, दूसरा करे या ना करे, अपनी चीज अपने लिए बेस्ट होनी ही चाहिए। तो मेरे को लगा ये ठीक है। विद्यार्थी इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो नेट पे सर्च करता है, नेट पे इतना कचरा भरा हुआ है कि वो एक एक चीज को पढ़ लेता है, उसको लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर कवर हो गया, उसमें दूसरा पढ़ते हैं और पता लगता है उसने जो पढ़ा वो किसी काम का ही नहीं था। और मैं ये बात कह नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाते समय मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगा,
पीडीएफ शेयर करने के बाद में आपको पीडीएफ दिखेगा, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, उसके बाद आप नेट पे जाइएगा। कुछ चीज होती है ना कि उसमें कुछ करना नहीं है, आप नेट पे जाइएगा और नेट पे जाके सर्च कीजिएगा तुरंत। नेट पे से टीचिंग एप्टीट्यूड पीडीएफ, टीचिंग एप्टीट्यूड पे वो पीपीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी है सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, कुछ इज बेटर, बेहतर क्या है, किसमें क्या लिखा हुआ है, किसमें कितना डिटेलिंग लिखी हुई है, किसमें कितना शॉर्टकट में लिखा हुआ है, किसमें कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि एग्जाम में कंसिस्टेंसी चाहिए, और आप हम सभी में या कोई भी व्यक्ति होता है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, सबसे बड़ी चीज। हम एक दिन बैठते हैं, मेहनत करते हैं, जोश आता है, खड़े होते हैं, और दूसरे दिन हट जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, संगतता जिसे कहते हैं, रिलायबिलिटी। एक काम को 10 बार नहीं कर पाते, एक चीज में हम टिकते नहीं, हमको कोई दूसरी चीज दिखती है वहां भाग जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग 18 लोग क्लास ले रहे हैं, 18 में से एक तो जिन्होंने होस्ट किया, एक में दो मिलाकर 16 लोग हैं। कभी 14, कभी 10, कभी 5, कभी 9, कभी 11, कभी 12, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना उनकी, तो क्या होगा, रिजल्ट कैसा रहेगा। जब आप अपनी जगह स्टेबल नहीं है, पढ़ाई के लिए डेडिकेशन नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम आ गई में भी, लेकिन प्रॉब्लम होती है, तो आप से निवेदन है कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना तो किसी नोट्स या टीचर की अपेक्षा आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप बेहतर क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो मेरे पढ़ाने से या किसी के पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही है, आप एक दिन खाइए और 2 दिन उपवास करिए तो शरीर आपका वैसे वैसा रहेगा। खाना है तो आपको बॉडी को फिट करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और नहीं करना है तो एक दिन खाइए और 4 दिन सोइए। सीक्वल ठीक। चलिए, किसी को कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो हम शुरुआत कर देते हैं। हैव क्वेश्चन एनीवन? किसी का कोई प्रश्न हो? देखिए, प्रश्न तो पूछिएगा ना। नो प्रश्न नहीं है तो कोई जो है ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों की कि प्रश्न नहीं पूछना है, और प्रश्न नहीं पूछना है तो भाई कुछ उपाय निकालेंगे इसका हम। ठीक है, चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टीचिंग मतलब होता है शिक्षण, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभियोग्यता। शिक्षण मतलब अध्ययन अध्यापन करने की क्रिया, उससे हम शिक्षण कहते हैं। जब एक अधिक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम ज्ञानवान व्यक्ति को नॉलेज ट्रांसफर करता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। एप्टीट्यूड क्या है? अभियोग्यता जिसे हिंदी में कहते हैं। ये क्या है? क्या है? बेसिक एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी विशेष कार्य करने की क्षमता, उसे हम क्या बोलते हैं? अभियोग्यता। क्योंकि टीचिंग से जुड़ी हुई है तो टीचिंग को करने, टीचिंग क्या एक विशेष काम है, तो इस शिक्षण करने की के कार्य करने की जो विशेष योग्यता है उसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, शिक्षण में। अब देखिए, मैं पहले ही बता चुका था हूँ एजुकेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशन किस शब्द से बना है। वो क्यों पूछता है? वो कहता है आप शिक्षण के बारे में जानते हैं, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप आम खाते हैं तो सीधी सी बात है आप आम के पेड़ के बारे में तो सुना ही होगा आपने। आम खा लिया और आम के पेड़ के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। वही मतलब दुकान से दूध का पैकेट ले आते हैं और आप गाय को, भैंस को नहीं जानते हैं आपने, तो दूध कहाँ से मिलता है? अमूल से मिलता है। तो इसका मतलब है कि आप यूज करते हैं लेकिन सोर्स नहीं जानते, आप बीच में कहीं कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब आप दूध जानते हैं तो आपको काऊ का, बफेलो, ये क्या होता है या दूध कहाँ से आता है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली चीज क्या? एटिमोलॉजी। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में क्या है? एजुकेशन वर्ड इज ड्रिवन फ्रॉम 3 डिफरेंट लैटिन। जो शब्द है, शिक्षा शब्द है, वो शिक्षा धातु से बना है वैसे तो, लेकिन जो एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में एजुकेशन, हिंदी में शिक्षा कहते हैं, इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जो ये शब्द है ये लैटिन भाषा के भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 जो है डिफरेंट हैं। ठीक है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर, 3 है। देखो 1 2 3 लिखा है, एजुकेटम, एजुसियर और एजुसी, एजुकेयर और एजुसियर। तो एजुकेटम जो है, एजुकेटम आगे चल करके जो एजुकेटम शब्द है इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एजुकेटम शब्द है वो बेसिकली 2 वर्डों से मिलकर बना है। एजुकेटम खुद ही 2 वर्डों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है इनर और ड्यूको का मतलब होता है लीडर, यानी अंदर की चीजों को, इनर की चीजों को बाहर लेकर के आना। तो ये क्वेश्चन वेज होता है कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया। तो अगर कहीं कहीं लिखा होता है कि
एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर तीनों लिखा है और लिखा ऑल ऑफ देम, तो ऑल, तो आपको टिक लगाना है कि तीनों है। तो अगर तीनों में से केवल लिखा है एजुकेटम जो है किस शब्द, किन दो शब्दों से बना है, तो आपको लिखा है ई प्लस ड्यूको। कभी क्वेश्चन आता है कि एजुकेटम शब्द जो ई और ड्यूको से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूको का मतलब क्या है, या ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब इनर है, ड्यूको का मतलब है लीड आउट, यानी आंतरिक चीज को बाहर निकालना। एजुसेयर का मतलब है रेज करना, ब्रिंग करना, ऊपर उठाना, और एजुकेट का मतलब यही है, टू कम, लीड फॉर, टू कम आउट। देखिए तीनों का मतलब क्या एक ही है कि आगे बढ़ाना, लीड आउट करना, ठीक। तो ये एक जनरल डेफिनेशन थी, जनरल टर्मिनोलॉजी थी एटिमोलॉजी के बारे में। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो फेमस परिभाषाएं हैं, रिपीट हो जाती हैं। देखिए मैंने कहा नहीं, कोई चीज छोड़नी नहीं है आपको। एक अगर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता, बहुत लोग उनसे पूछिए जो कहते हैं सर एक क्वेश्चन सही होता तो जेआरएफ हो जाता, एक क्वेश्चन सही होता तो नेट हो जाता, तो वहाँ एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए कुछ जो डेफिनेशन है वो आती नहीं है, जरूरी नहीं आए, लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि आई है इसलिए मैंने लिखा है, नहीं आई होती तो मैं नहीं लिखता। तो स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन है सबसे पहली ये, और महात्मा गांधी की डेफिनेशन दो, ये डेफिनेशन कई बार रिपीट हुई है। तो उन्होंने कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लेवल पे डेफिनेशन परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे परिभाषा है महात्मा गांधी की, उन्होंने कहा बाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्राइंग ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड माइंड बॉडी सोल। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां विवेकानंद की बात है वहां परिभाषा का मतलब होगा जो मनुष्य के अंदर पहले से चीजें विद्यमान है उसको जो बाहर निकालता है उसे शिक्षा कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के मन, मानसिक और आत्मिक विकास से है। तो बस ये इतना याद रखना। उसके बाद में अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, एजुकेशन क्रिएट ए साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपने इस बारे में कई बार सुना होगा, क्वेश्चन आया था। देखिए मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ वो आप ये मत समझिएगा केवल नेट के है क्वेश्चन, भी आपके किसी भी एग्जाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा हो, चाहे वो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे सी टेट हो, सभी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो एजुकेशन या एप्टीट्यूड का पेपर आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद में एजुकेशन की एक पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन है, पेस्टोलॉजी काफी फेमस है इसलिए इनकी डेफिनेशन लिख दी थी, ठीक है। उसके बाद में जो डेफिनेशन आती है एडम्स की, रेड में इसलिए लिखा है कि रिपीट हुई थी, और इसलिए भी लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके कुछ चीजें पूछी जाएंगी। क्या है, क्वेश्चन आया था एक बार, एजुकेशन इज ए टू डायमेंशन प्रोसेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, दो मतलब टू माउथ है, दो साइड है, दो डायरेक्शन, तो द्विमुखी प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षण जो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसके दो मुख कौन से, दो मुख कौन से बताए गए। तो याद रखना वो जो टू डायरेक्शन है, टू डायमेंशन है, दो बीमाएं हैं, वो एक टीचर और स्टूडेंट। ये सबसे पहले एडम्स ने कहा, एडम्स महोदय थे शिक्षा शास्त्री, उन्होंने कहा शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, टू डायमेंशन प्रोसेस है। यानी शिक्षा कोई का एक कोई डायमेंशन नहीं है, शिक्षा के दो डायमेंशन। दो डायमेंशन क्या है, शिक्षा वही होती है जहां पर एक सीखने वाला और सिखाने वाला, जहां सीखने और सिखाने वाला नहीं है वहां शिक्षा संपन्न हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा शिक्षा के दो डायमेंशन, यानी शिक्षा दो चीजों से मिलकर बनती है, एक शिक्षक से और एक विद्यार्थी से, एक सिखाने वाले से जिसे शिक्षक कहते हैं और एक सीखने वाला जिसे विद्यार्थी कहते हैं। आगे चले, आगे चल करके जैसे जैसे विकास हुआ वैसे जॉन डीवी आया और जॉन डीवी ने कहा एजुकेशन नॉट ओनली टू डायमेंशन प्रोसेस, इट्स ट्राइपोलर, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, थ्री डायमेंशन प्रोसेस है। और थ्री डायमेंशन कैसे, और इसके अंदर एक चीज और होती है, वो होती है कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। करिकुलम को पाठ्यचर्या कहते हैं। मतलब तीन चीजें होती है, पाठ्यचर्या होती है। बोले कैसे, बोले एक टीचर हो गया, पढ़ाने वाला हो गया, एक सीखने वाला हो गया, लेकिन क्या पढ़ाया जाएगा ये भी तो होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं डिस्कशन करने का हमारा टारगेट क्या है, मेरे पास एक कैरिकुलम है। कैरिकुलम क्या है, एक गाइडलाइन है बिल्कुल, कि इस रास्ते से चलना है, तो हम उस रास्ते से चल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ पढ़ाने के लिए कोई टारगेट ना हो तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, थोड़ी देर हम आपसे गप्पेबाजी करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, फिर बिना रास्ते के, बिना मंजिल के, कभी इस रास्ते पे जाएंगे कभी उस रास्ते पे जाएंगे और फिर वहीं आ जाएंगे। तो ने कहा नहीं, जॉन डीवी ने कहा कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर, थ्री डायमेंशन प्रोसेस है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। यानी शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, और साथ साथ जो शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को क्या सिखा रहा है, वो पाठ्यक्रम हो। भाई गीता सिखा रहे हो, पुराण सिखा रहे हो, योग सिखा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कुछ तो होना चाहिए सीखने। तो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, ठीक है। अब इसको पाठ्यचर्या क्यों कर रहा हूं, पाठ्यचर्या क्या है,
पाठ्यचर्या के अंदर सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। पाठ्यक्रम के अंदर केवल लिमिटेड चीज होती है, पाठ्यचर्या के अंदर सभी चीजें। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद हम इतनी देर पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस है, औपचारिकताएं पढ़ रहे हैं, औपचारिक रूप से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप बहुत सारे और काम करते हैं अपनी चीज को अच्छा बनाने के लिए। एक विद्यालय के अंदर केवल कैरिकुलम ही नहीं पढ़ा जाता, वो केवल सिलेबस ही नहीं पढ़ा जाता, उसके साथ आपको एनसीसी, एनएसएस और कल्चरल प्रोग्राम और भी कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे पाठशाला कहते हैं। तो उन्होंने कहा एजुकेशन इज ट्राइबोलर, तीन मुखी प्रक्रिया है। देखिए, हमने अभी आपको सिलेबस डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में आपको बताया भी था, क्या बताया था? फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको टीचर बताया था, फिर आपको लर्नर बताया था, फिर आपको कैरिकुलम बताया था, फिर आपको इन्वायरमेंट बताया था, और फिर आपको इंस्टीट्यूशंस बताया था। 5 चीजें बताई थी मैंने। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है एडम साइमन ने कहा द्विमुखी प्रक्रिया है, तो यहाँ 2 मुख बताया, टीचर और स्टूडेंट बताए गए। जॉन डीवी आए, इन्होंने कहा 3 मुखी प्रक्रिया, तो उन्होंने तीसरा कैरिकुलम जोड़ दिया। इसके बाद में चल करके जैसे जैसे विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसने कहा कि नहीं भाई पर्यावरण भी जरूरी है, वैसे कहा गया शिक्षण संस्थान भी जरूरी है, वैसे कहा गया शिक्षण की विधियां भी जरूरी हैं, लेकिन उनके लिए कोई विशेष नाम उनके साथ नहीं जुड़ा जैसा कि इन दोनों के साथ जुड़ा है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा एडम्स ने कहा। शिक्षा एक 3 डायमेंशन प्रोसेस किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। एक क्वेश्चन और एक बार आया था, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय क्या है? समाज का लघु रूप। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था ऐसे ही। मैंने कहा ना टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ था। टीचिंग का होती है, विद्यालय में होती है। अब कोई कहते हैं कि भाई विद्यालय सर उसमें तो लिखा नहीं था। अरे भाई टीचिंग के विद्यालय में होती है तो विद्यालय के बारे में तो जानना चाहिए, शिक्षण संस्थान कितने प्रकार के होते हैं ये तो जानना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो क्वेश्चन आया था शिक्षक विद्यालय क्या? समाज का एक लघु रूप है। तो एक अंडरस्टैंडिंग लिए बता दूं आपको, लघु रूप क्यों कहा जाता है? लघु रूप इसलिए कि पूरे समाज का सैंपल, जैसे हम लोग किसी दुकान को जाकर सैंपल लेते हैं, उसी तरह से समाज से निकलने वाला, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, जेंडर मेल हो फीमेल हो, कैसा भी हो, वो आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे तो आपको किसी भी विद्यालय में जाने पर आपको मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी होते हैं वो विभिन्न सामाजिक जो है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपको विद्यालय, अगर आपको समाज देखना हो कि समाज कैसा, आप विद्यालय चले जाइए, विद्यालय में बच्चों को देख के पता चल जाएगा कि समाज कैसा है। तो इसलिए विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, ये कहता है जॉन डीवी ने डेफिनेशन कही थी, तो आपको याद कर लेना है। चलिए अब आते हैं मोड्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के कितने मोड होते हैं? ठीक है, तो ये 3 चीजें डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट का टाइम हमें बताया गया था, 7:45 पे आज क्लास समाप्त करनी है। तो शिक्षा के मुख्यतः 3 जो है मोड है, 3 प्रकार से दी जाती है। एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, एक नॉन फॉर्मल। पहले औपचारिक शिक्षा, एक है अनौपचारिक शिक्षा, एक है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जानते हैं जिनके अंदर क्या होता है, औपचारिकताएं निभाई जाती है, जिनके अंदर नियम कानून पहले से फिक्स होते हैं। जैसे एक विद्यालय में आप एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन की डेट अनाउंस होती है, फीस होती है, आप फीस जमा करते हैं, फिर आप एडमिशन लेते हैं, उसमें जहाँ पढ़ने जाते हैं, कितने टाइम टेबल होता है, पढ़ाने का शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, पढ़ाता है और सारी चीजें। तो जो शिक्षा निश्चित इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल तरीके से, मनुष्य के द्वारा निर्मित तरीके से लिमिटेड इन्वायरमेंट में दी जाती है, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, जिस शिक्षा को देने के लिए किसी प्रकार का कोई पहले से फिक्स नियम नहीं रहता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे घर में आप बैठे हुए हैं, आपकी माता ने कहा चलो भाई आज उठो, आज हमको जो है आइसक्रीम बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, घर पे बैठे हुए थे, पिताजी ने कहा चलो आओ आज तुम्हें ना ये जो है इंजेक्शन लगाना कैसे, ये डॉक्टर में मेडिसिन कैसे देते हैं, और मेडिसिन के बारे में तुम्हें जानकारी देते हैं कि अगर किसी को फर्स्ट एड देना हो तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाए। तो डॉक्टर के पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं, इंजीनियर में बच्चे को सिखाता है। तो इस तरह से क्या है, अपने बच्चे को जो नॉर्मल तरीके से सिखाता है, या आप कहीं किसी धार्मिक सामाजिक समारोह में गए, वहां आपको किसी ने सिखाया भाई ऐसे नहीं बैठते, इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, इस तरह से जाते हैं किसी पार्टी में। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भी एक शिक्षा, ये भी हमारे लिए जरूरी है। देखिए शिक्षा हमारे लिए दोनों जरूरी है, औपचारिक भी अनौपचारिक भी। ऐसा नहीं है कि आप विद्यालय में जाएंगे तभी आप बहुत बड़े अच्छे आदमी बन सकते हैं, आप घर में भी रह करके अच्छे आदमी बन सकते हैं, घर पे भी बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, और तीसरी नॉन फॉर्मल, ये दोनों का मिक्सअप है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक तीनों चीजें शामिल होती हैं। तो इसके बाद